मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद नेपाल पहुंच चुका हूं और नेपाल में पाकिस्तानी महाजरों के भेष में छुपे हुए भारतीय जासूसों को ढूंढकर कैफरे किरदार तक पहुंचा रहा हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां मिलती रहें, और साथ साथ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। बादिउ नज़र खटमंडू में मेरा कत्ल गारत का ये सिलसिला दहशत और जुल्म बर्बरियत की दास्तान दिखाई देता है, लेकिन अगर आप इस बात को समझें कि उस वक्त खटमंडू के हालात, महाजरीन की बेबसी और उनकी बेबसी का फ़ायदा उठाने वाले भारतीय एजेंटों की पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयाँ और महाजरीन को वरगलाने के वाक़यात को पेश नज़र रखें तो मेरे इस इंतहाई इक़दाम को मेरी मजबूरी समझकर जायज़ करार देंगे। साम को इसलिए ज़िंदा छोड़ देना कि उसके बच्चे हैं, खुद अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। जंग के दौरान जद में आए हुए दुश्मन के बीवी बच्चों के ख्याल से अगर एक सेकंड के लिए भी लबलबी पर उंगली की गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाए तो दुश्मन के हाथों अपनी हलाकत लाजमी है। किल योर एनिमी बिफोर ही किल्स यू। ये महज मुहावरा ही नहीं बल्कि ठोस हकीकत है जिस पर दुनिया में सबसे पहली लड़े जाने वाली जंग से लेकर आज तक अमल हो रहा है। भारत और खटमंडू में मेरे और मेरे साथियों के हाथों जितने लोग मारे गए उनसे हमारी न तो कोई जाती दुश्मनी थी और ना ही कोई मजहबी झगड़ा। यकीनन सब ही बाल बच्चों वाले थे। गोरखपुर के हवाई अड्डे पर काम करने वालों में भी कई मुसलमान होंगे जो आग में जलकर राख हो गए। हमने जो कुछ भी किया वो अपने वतन की आबरू और सालमियत की बका की खातिर किया, जिस पर हमें कोई पशेमानी और नदामत नहीं। इसी तनाजुर में खटमंडू के किए गए मिशंस पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि ये सारे मिशन भी वतन अजीज के वसी तर मफाद में अंजाम दिए गए थे। ये उसी जंजीर की कड़ियाँ थीं जिसे तोड़ने के लिए मैं और मेरे साथी पाकिस्तान में अहलो अयाल को खुदा के सुपुर्द करके 3 साल से ज़्यादा भारत में और उसके बाद खटमंडू में दिन रात मौत से खेलते रहे। अगले रोज़ शाम को मोहसिन से मुलाकात हुई और उसने गुज़श्ता रात की तमाम कार्रवाई तफसीलन बताई। मरने वालों के घरों में रात को ही वावेला शुरू हो गया था। इन घरों के बाकी अफराद को कुछ इल्म न था कि दरवाजे किसने खटखटाए और वो क्यों कर मौत से हमकनार हुए। इस बार पुलिस में भी कोई रिपोर्ट दर्ज न करवाई गई थी, क्योंकि लवाहकीन के पास ना तो कोई चश्मदीदा गवाह था और ना ही मरने वालों के जिस्म पर कोई ऐसा निशान था जिससे उन्हें हलाक करने का सबूत मिल सके। हर कोई कयास के घोड़े दौड़ा रहा था, लेकिन तह तक कोई ना पहुंच सका। मुझे भारतीय जासूस एजेंसियों के पस्त जहनियत से पूरी तवक्को थी कि अपने ज़मीर और गैरत को बेचने वाले इन वतन फरोशों के मरने के बाद उन एजेंसियों ने माली इमदाद तो दूर की बात है, उनके पसमानदगान से भी इजहार ताज़ियत नहीं किया होगा। इस वाक़े को 10-12 रोज़ गुजर गए तो मैंने महाजरों के नुमाइंदों के जरिए इन 5 के अहल खाना को 10-10 हज़ार रुपये भेजे और पाकिस्तानी सफ़ीर के जरिए इन 5 के अहल खाना को फ़्लाइट शुरू होने के बाद इब्तदाई परवाज़ों में पाकिस्तान भिजवाने का इंतज़ाम किया। खटमंडू में अब कम अज़ कम मेरे इल्म के मुताबिक महाजरों के रूप में ना तो कोई मुक्ति बाहिनी वाला था और ना ही कोई वतन फरोश। इनकी महफिलों में शरीक होने वाले महाजर भी तितर बितर हो चुके थे। मोहसिन का इनके कई बार आमना सामना हुआ तो वो भी कन्नी कतरा कर निकल गए। वतन फरोशों का अंजाम देखकर सभी शुरकाए महफिल को जान के लाले पड़ गए थे। ये हम ही थे जो जान हथेली पर लिए फिरते थे। उनकी तरफ से फरागत मिली तो मैंने दिन को विजय कुमार और शाम को चिंगवा रेस्टोरेंट में जाना शुरू किया। विजय कुमार की कसर नफसी वैसी ही थी। उसके हमरा में जितना भी वक्त गुजारता था मुझे एक गोना इत्मीनान क़ल्ब और सुकून मिलता। उसकी बातें ही ऐसी थीं कि हर किसी का दिल मोह लेती। मेरा कई बार जी चाहा कि उसे चिंगवा रेस्टोरेंट में ले जाऊं या उस आग के बारे में बताऊं जिसकी तपिश मैं और चीनी लड़की मरियम महसूस कर रहे थे, लेकिन हर बार इसलिए रुक जाता था क्योंकि दिलों का ये मामला अभी इब्तदाई मरहलों में था। सिफारत खाने भी अक्सर जाना होता। सफ़ीर साहब मेरी तरफ से बेफिक्र हो चुके थे और किसी हद तक ममनून एहसान भी थे। अक्सर मुझे खाने की दावत देते जिसे मैं अपनी मसरूफियत का बहाना बनाकर माजरत कर लेता। एक दिन दफ्तर में बड़ी राजदारी से कहने लगे कि तुम्हारे मुताल्लिक वजीर खारजा ने कहा है कि तुम्हें जल्द अज जल्द पाकिस्तान भेज दिया जाए, कहो क्या ख्याल है। मैंने कहा कि मैं अभी खटमंडू से जाना नहीं चाहता, मुझे अभी कुछ फैसले करने हैं, ज़ाती भी और मिशन के मुताल्लिक भी। मैंने कहा कि अभी तो कुछ अरसा मैं यहीं रहना चाहता हूँ और जब तक मेरा महकमा मुझे वापस नहीं बुलाता मैं वापस नहीं जा सकता। अगर वजारत खारजा मेरे अखराजात अदा नहीं कर सकती तो मैं अपने ज़ाती वसाइल से यहाँ रह लूँगा। मैं असल हकीकत जानना चाहता था
سفارت خانہ مجھ پر اٹھنے والے خرچ کے ایک ایک پیسے کی تفصیلی رپورٹ وزارت خارجہ کو بھیجتا تھا، جسے میرے محکمے سے وصول کر لیا جاتا۔ میں نہ تو وزارت خارجہ کے ماتحت تھا اور نہ ہی ان کا حکم ماننے کا پابند۔ میری خصوصی ڈاک میں میرے محکمے نے میری واپسی کے متعلق کوئی اشارہ تک نہ دیا تھا، بلکہ چینی ہمدرد بھیج کر مجھے اپنا مشن مکمل کرنے میں سہولت مہیا کی تھی۔ سفیر صاحب میرا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے معلوم ہوا کہ سفیر صاحب میری کھٹمنڈو سے روانگی کیوں چاہتے تھے۔ UNO کی طرف سے ادویات، کپڑوں اور خشک دودھ کی ایک بڑی لاٹ آنے والی تھی۔ میری موجودگی میں اس امداد کی ایک رائی بھی بازار میں فروخت کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ UNO کا ایک سینئر نمائندہ بھی آنے والا ہے جو امدادی سامان اور رقوم کی تقسیم کا جائزہ بھی لے گا۔ ایمبیسی کی طرف سے مہاجرین کو ابھی تک امدادی الاؤنس صرف 30 روپے مہینہ فی کنبہ ملتا تھا، جبکہ UNO نے الاؤنس رقم 100 روپے فی خاندان کے حساب سے بھیجی تھی۔ سفیر صاحب اور سفارت خانے کے ان افراد کو جو اس بندر بانٹ میں شریک تھے، میرے ذریعے اس راز کے تشت اسبام ہونے کا خطرہ تھا۔ میں نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اور سفیر صاحب کی سیاسی اور سفارتی چالاکیوں سے بچنے کے لیے ایک فیصلہ کیا اور رجسٹرڈ ڈاک سے ایک خط سفیر صاحب کے نام بھیجا، جس میں انہیں لکھا تھا کہ چند ذاتی وجوہات کی بنا پر میں کھٹمنڈو میں مزید قیام کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں بحیثیت اسٹرینڈڈ ریفیوجی کے اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہا ہوں، اس لیے مجھے مہاجر ہونے کے ناطے ملنے والا الاؤنس بند کر دیا جائے اور افغان ایئر پر پاکستان جانے کے لیے میری بکنگ بھی نہ کی جائے۔ میرے پاس مہاجر ہونے کے ثبوت، رجسٹریشن کارڈ تھا اور نیپال حکومت کی طرف سے پاکستانی مہاجروں کو جب تک جی چاہے وہاں قیام کرنے کی اجازت تھی۔ میں نے اس خط کی ایک کاپی اپنے ڈاک کے تھیلے میں اپنے محکمے کو بھیج دی تھی، جس کے ساتھ یہ نوٹ بھی بھیجا تھا کہ بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سفارت خانہ بالآخر میری نیپال سے روانگی کو فائنلائز کر دے گا۔ چونکہ ابھی مشن کا خاصا کام ادھورا تھا، اس لیے میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر سفارت خانے کو اپنے حقوق سے بری الذمہ کر دیا۔ اگر بھارت میں قیام کے دوران مجھے مشن کی تکمیل میں قدم قدم پر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو کھٹمنڈو میں بھی حالات اس سے بدتر تو نہیں، لیکن بہتر بھی ہرگز نہ تھے۔ وہاں تو صرف دشمنوں سے مقابلہ تھا، لیکن یہاں دشمنوں کے علاوہ اپنوں کی سازشوں سے بھی بچنا تھا۔ سفارت خانے والے مجھے رجسٹریشن کارڈ دینے کی جو غفلت کر بیٹھے تھے، اس پر وہ یقیناً پچھتا رہے تھے۔ یہ رجسٹریشن کارڈ میرے آتھینٹک ریفیوجی ہونے کا ثبوت تھا۔ مہاجروں میں میرے تقسیم کیے ہوئے روپے ختم ہو رہے تھے، جس کی اطلاع مجھے ان کے نمائندوں نے بھی دی اور محسن کے ذریعے بھی اس کا علم ہوا۔ میں نے ان کی ضرورت اور 5 متمول مہاجروں کے قتل کے امپیکٹ کو ختم کرنے کے لیے دوسری بار سب مہاجر خاندانوں میں 1,000 روپیہ تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے روپے تقسیم کرنے سے پہلے مہاجر نمائندوں کو سمجھایا کہ وہ شور شرابے اور سفارت خانے کی مسلسل شکایات کرنے سے احتراز کریں اور اس بار یہ روپیہ سفیر کے ہاتھوں لیں، کیونکہ میں نے بالآخر یہاں سے چلے جانا ہے۔ میری موجودگی اور غیر موجودگی دونوں صورتوں میں انہیں سفارت خانے کے ذریعے ہی پاکستان جانا ہے۔ ان کی شکایات بالکل جائز ہیں، لیکن ان شکایات کی سنوائی صرف اللہ کے حضور میں ہے۔ یہاں اور پاکستان میں ان پر کوئی کان نہ دھرے گا۔ بہت ہوگا تو پاکستان سے کوئی افسر یہاں آئے گا اور 2-3 روز سفارت خانے کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو کر سب ٹھیک ہے کی رپورٹ بنا کر چلا جائے گا۔ میری بات مہاجر نمائندوں کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے باقی مہاجروں کو بھی سمجھایا اور انہیں رضامند کر لیا کہ وہ سفیر کے ہاتھوں روپیہ قبول کر لیں۔ مقررہ دن ایمبیسی میں سارے مہاجر آ گئے۔ سفیر صاحب پہلے تو مہاجروں کا سامنا کرنے سے جھجکے، لیکن میرے اصرار پر اور یقین دہانیاں کرانے پر رضامند ہو گئے۔ اپنی سخاوت، نام و نمود اور نمائش کی بھی انہیں ضرورت تھی۔ انہوں نے پہلے تو اپنی خدمات اور حکومت کی تعریف میں ایک زوردار تقریر جھاڑی۔ جب نہ تو کوئی تالی بجی اور نہ ہی کوئی واہ واہ کے ڈونگرے برسے، تو سفیر صاحب نے روپوں کی تقسیم شروع کی۔ اس بار زیادہ منظم طریقے سے یہ کام ہوا اور 2 دنوں میں سب مہاجر خاندانوں میں روپیہ تقسیم ہو گیا۔ نئے مہاجر کنبوں کی آمد سے اب کنبوں کی تعداد میں لگ بھگ 100 کا اضافہ ہو چکا تھا، یعنی تقریباً 15 لاکھ نیپالی کرنسی تقسیم کی گئی۔ میزوں کی ایک لمبی قطار تھی، جس کے شروع میں رجسٹریشن کارڈ چیک کرنے کے لیے 2 مہاجر نمائندے اور سفارت خانے کے 2 ملازم تھے۔ ان سے فارغ ہو کر مہاجر سفیر صاحب کی ٹیبل پر آتے تھے، جہاں ان کے ایک جانب فرسٹ سیکرٹری اور دوسری جانب اکاؤنٹنٹ اور اس کے ساتھ ملٹری اٹیچی اور سیکنڈ سیکرٹری بیٹھے تھے۔ ان کے بعد میری کرسی تھی۔ سفیر سے خاموشی سے روپیہ لے کر مہاجر میرے سامنے آتے اور اونچی آواز میں شکریہ آصف بھائی کہتے اور آگے بڑھ جاتے۔ سب کو علم تھا کہ یہ روپیہ در حقیقت کون دے رہا ہے۔
सफीर साहब अपनी जगह खुशी से फूले न समा रहे थे, क्योंकि रुपया देते वक्त उनकी धड़ाधड़ तस्वीरें उतर रही थीं और तस्वीरें कभी बोला नहीं करती। रुपए की तकसीम ने महाजरों में एक नई रूह फूंक दी थी। तन ढांपने और पेट की आग बुझाने से उन्हें जब जरा फुर्सत मिली तो ध्यान दूसरी बातों की तरफ पलटा। दो खानदानों में दो बेटियां शादी की उम्र से गुजर रही थीं। एक ही बिल्डिंग बल्कि एक ही मकान के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हुए एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल मशरकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले इन महाजरों में अपनायत इस कदर बढ़ गई थी कि रिश्ता तय हो गया। इस आलम गुर्बत में जहेज और शादी की दूसरी रस्मों का तो सवाल ही पैदा न होता था। उनकी असल दुश्वारी ये थी कि शादी के बाद ये दो नए जोड़े रहेंगे कहाँ। ये बात मोहसिन ने सुनी और मुझ तक पहुंचाई। मैंने महाजर नुमाइंदों को बुलाया और इस बारे में पूछा तो बात दुरुस्त निकली। मुझे बताया गया कि खटमंडू में अब तक आने वाले महाजरों में ये पहली दो शादियां हैं। मेरे पास हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल के भेजे हुए लाखों रुपए थे और उनके अलावा उन्हीं के मुझे बम्बई सेंट्रल पर दिए गए रुपए और डॉलर भी थे। मैंने पाकिस्तानी बच्चों और बच्चियों की शादी यूं खामोशी से ना होने दी। इन दोनों होने वाले दुल्हा और दुल्हनों के लिए एक अलहदा मकान किराए पर लिया, उसे थोड़ा बहुत फर्निश किया। दोनों जोड़ों के लिए शादी के लिबास बनवाए। दोनों दुल्हनों के लिए थोड़ा थोड़ा जेवर भी खरीदा। मोहसिन ने दो घोड़ों का बंदोबस्त करना चाहा, लेकिन वहां डोलियां न थीं, इसलिए एक कार शेर पंजाब हरनाम सिंह से और दूसरी कश्मीरी मुसलमानों से ली। मशरकी धुनें बजाने वाला बैंड भी मिल गया। दोनों का निकाह कश्मीरी मस्जिद में हुआ। दुल्हनों को कश्मीरियों की कोठी में संवारा गया। मैंने दोनों दुल्हनों को 10-10 हजार रुपए सलामी दी ताकि नई जिंदगी का आगाज मजबूरियों से न करें। इस माली आनत में मेरा किरदार महज मनी ऑर्डर तकसीम करने वाले का था। रुपया दूसरों का था, मैं तो सिर्फ उसे मुस्तहिकीन तक पहुंचा रहा था। इन शादियों को देखकर बाकी महाजरों ने भी अपने फराइज से सुबकदोश होने का सोचना शुरू कर दिया। पाकिस्तान पहुंचने पर भी उनके लिए खजानों की कुंजियां लिए कोई मुंतजर न था। वहां उन्हें नए सिरे से जिंदगी का आगाज करना था और वुसअतों में फैली हुई मुश्किलात सामने दिखाई दे रही थी। इन हालात में बाइज्जत तौर पर फराइज से सुबकदोश होना ही सबसे बेहतर है। खटमंडू में मेरे 6.5 माह क़याम के दौरान पाकिस्तानी महाजरों में 11 शादियां हुई, जिनमें मेरी शिरकत पहली दो शादियों जैसी ही थी। शादियों के इस मौसम में मोहसिन को भी मैंने नए सिरे से घरेलू जिंदगी शुरू करने का मशवरा दिया, लेकिन उसने कहा कि वो पाकिस्तान जाकर ही इस बारे में सोचेगा। अलबत्ता बुजुर्ग शायर को तन्हाई दूर करने की तजवीज़ दी। ये शायर उम्र के उस हिस्से में थे जिसमें रफ़ीक़ हयात की बेहद ज़रूरत महसूस होती है। मशवरा देने पर वो थोड़ा सा शर्माए, इकरार के अंदाज में इनकार किया और जब हमने थोड़ा सा जोर दिया तो मान गए। इन्हीं महाजर खानदानों में एक यका व तन्हा बेवा अपने भतीजों के हमरा रहती थीं। उन्हें राजी किया गया। मैंने होने वाले दुल्हा शायर से एक शर्त मनवाई कि जिस मकान में वो शादी के बाद रहेंगे मोहसिन भी वहीं रहेगा। उनकी शादी और रुखसती भी पहले वाली शादियों जैसी हुई। मोहसिन भी गेस्ट हाउस छोड़कर उनके साथ रहने लगा। मुझे ये फर्क पड़ा कि उनकी ताज़ा गज़लों से महरूम हो गया, क्योंकि अब उनकी गज़लें सिर्फ उनकी रफ़ीक़ा हयात के लिए थीं। मोहसिन अपने साथ हर वक्त मुकव्वी अद्वियात और इंजेक्शन रखने लगा कि नामालूम किसको किस वक्त किस दवा की ज़रूरत पड़ जाए। बहुत से वाक़यात एक साथ हो रहे थे। चीनी दोस्त मुझे ठीक 10वें रोज़ चिंगवा रेस्टोरेंट में मिले। मरियम ने बताया कि भारतीय सिफारत खाने की गाड़ी में कुछ लोग रेस्टोरेंट में गुज़श्ता दिनों आए थे। वो हिंदी में बातचीत कर रहे थे जिसे वो समझ तो न सकी, लेकिन तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली। मरियम के घर अपने चीनी दोस्तों के हमरा मैंने ये सारी गुफ्तगू सुनी। गुफ्तगू में 3 अफराद शामिल थे। इस सारी बातचीत का मौजू किसी काम को अंजाम देने की तारीख तय करना था। 2 आवाजें तीसरे को कायल करने और दबाव डालने की कोशिश कर रही थीं। उनके मुताबिक सारी मंसूबाबंदी हो चुकी थी। भारत से आए हुए लोग कई दिनों से भारतीय सिफारत खाने में बेकार पड़े हुए थे और मजीद ताखीर किसी तरह भी मुनासिब न थी। तीसरी आवाज वाला अपनी सफाई देता और मजबूरन जाहिर कर रहा था कि सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, मैं उसे अपने हमरा पिकनिक पर चलने की दावत तो दे सकता हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती हमरा ले नहीं जा सकता। मैंने हर तरह से उसके दिल में घर कर लेने की कोशिश की है और इसमें कामयाब भी हुआ हूँ। वो हर 2-3 दिन के बाद मेरी दुकान पर आता तो है, लेकिन उसकी आमद का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, जब जी चाहा आ गया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस मसले को ऐसा राम करूँ कि वो मेरे साथ बाहर जाने से इनकार न कर सके। मेरी दुकान के अलावा वो और भी कहीं जाता होगा। अगर उसकी निगरानी की जाए तो उसके दूसरी जगहों पर जाने के रास्तों में कई ऐसी सुनसान जगह भी आएंगी जहां कार्रवाई हो सकती है। इसके जवाब में कहा गया कि हमारे निगरानी करने वाले लोगों को उसने पहचान लिया था, लिहाजा वो लोग इस काम के लिए बेकार हो गए हैं।
सुनसान जगहों पर उसे हलाक करना तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ऊपर के अहकाम के मुताबिक हमें उसे जिंदा DMI के हवाले करना है। छोटे कंटेनर वाली पिकअप हर वक्त तैयार रहती है। हमारे आदमी बैठे बिठाए उकता गए हैं। हमारी एम्बेसी के सामने से वो कई बार गुजरता है, लेकिन उसके गुजरने के औकात मालूम ना होने के बायस अब तक वहां भी कोशिश नहीं की गई, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारी नाकामी की सूरत में वो चौकन्ना हो जाए। इसी गुफ्तगू के दौरान बिलाखिर ये फैसला किया गया कि एक रिक्शा 2-3 रोज के लिए किराए पर लिया जाए, जिससे उनका आदमी रिक्शा ड्राइवर के रूप में मेरे होटल के सामने से मेरा मुंतजिर रहे, जबकि दूसरा आदमी वॉकी टॉकी के जरिए मेरे उस रिक्शे पर बैठते ही भारतीय एम्बेसी को इत्तला दे। भारतीय सिफारत खाना पाकिस्तानी एम्बेसी को जाते हुए ऐन उस जगह वाक़ था जहां सड़क 45 का जाविया बनाते हुए दाएं जानिब घूमती थी। वॉकी टॉकी पर पैगाम मिलते ही भारतीय सिफारत खाने के दरवाजे खोल दिए जाएं और रिक्शा ड्राइवर तेजी से सीधा सिफारत खाने के अंदर चला जाए। सिफारत खाने के अंदर पहुंचते ही मैं भारतीय सरजमीन पर होता और वहां मुझे बड़ी आसानी से काबू करके बेहोश किया जा सकता था और फिर कंटेनर वाली पिकअप में भारत भेज दिया जाता। ये प्रोग्राम तय हो गया कि अगले रोज तीसरी आवाज वाले ने रिक्शे का इंतजाम करना था और उसके अगले रोज से इस प्लान पर अमल दरामद शुरू हो जाना था। मरियम और चीनी दोस्त बेसब्री से इस गुफ्तगू का तर्जुमा सुनने को बेताब थे। मैंने शुरू से आखिर तक सारी गुफ्तगू का अंग्रेजी तर्जुमा किया, जिसे मरियम ने चीनी जबान में दोस्तों को समझाया। इस सारी गुफ्तगू में मेरा नाम कहीं न लिया गया था, सिर्फ मुस्ले, होटल और DMI के लफ्जों ने सब कुछ वाजे कर दिया था। प्लान मेरे खिलाफ था। चीनी दोस्तों ने कहा कि आज बल्कि अभी से वो बतौर गार्ड्स मेरे हमरा या मेरे ताक़ुब में रहेंगे। मरियम ये सब प्लान सुनकर परेशान हो गई और वालिदैन से इजाज़त लेकर मुझे अपनी गाड़ी मुस्तकिल इस्तेमाल करने की ऑफर दी। मैंने इनकार किया तो उसने बड़े दावे से पूछा कि आखिर क्यों नहीं, क्या तुम मुझे गैर समझते हो? मैंने उसे समझाया कि मुस्तकिल तौर पर गाड़ी अपने इस्तेमाल में रखने से मैं और ज़्यादा गैर महफूज हो जाऊंगा। गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया जा सकता है और उस पर ग्रेनेड भी फेंका जा सकता है और गोली भी चलाई जा सकती है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया, वरना वो तो मानती ही न थी। चीनी दोस्तों ने भी सुबह 10 बजे से रात जब तक कि मैं अपने होटल में ना जाऊं, मेरे गार्ड्स के तौर पर मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई। बारी बारी एक गार्ड ने छुट्टी करनी और 2 ने मेरी हिफाजत करनी थी। हमारा काउंटर प्लान बिल्कुल तैयार था। एक बात मेरे दिमाग में अटकी हुई थी, ये तीसरी आवाज वाला कौन था जो बाकी दोनों को सर कहकर मुखातिब करता था और जिसकी दुकान पर भी मैं अक्सर जाता था? सुनने वाले यकीनन समझ चुके होंगे, लेकिन मरियम के घर में रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू सुनकर इस तीसरे शख्स को फौरी पहचानना दुश्वार था। मैं कई दुकानों पर अक्सर जाता था, रिकॉर्ड शुदा आवाज भी जानी पहचानी लगती थी। मैंने टेप दोबारा चलवाई और जब तीसरी आवाज के ये अल्फाज कि मैंने हर तरह से उसके दिल में घर कर लेने की कोशिश की है और उसमें कामयाब भी हुआ हूँ, दोबारा सुने तो यकबारी मेरी आंखों के सामने वो शख्स आ गया जिसकी दुकान पर मैं अक्सर जाता था और जिसके दिल मोह लेने वाली बातों और इंकिसारी ने मुझे उसका दोस्त बनाया था। ये विजय कुमार था। ये विजय कुमार भी भारत की किसी जासूसी एजेंसी का रुकन था। हर कोई अपने अपने रंग में मेरे साथ दुश्मनी में रंगा हुआ था। भारत और काठमांडू में अपने सारे क़याम के दौरान मैंने किसी को समझने में पहली बार गलती की थी। मैंने दिल में कहा कि विजय कुमार, दोस्ती के रूप में मुझे धोखा देकर तूने जो जाल मुझे फांसने के लिए बनाया था, उसी जाल में तुम्हें और तुम्हारे साथियों को ऐसा जकड़ूंगा कि तुम सबकी सांसें रुक जाएंगी। ककड़ी तो पहले ही मेरी बेल्ट में लटकी रहती थी, अब मैंने अपना पिस्टल भी लिबास के अंदर से निकालकर जैकेट की जेब में रखना शुरू कर दिया। मेरे चीनी मुहाफिज सुबह 10 बजे लॉबी में आकर बैठ जाते। मैंने होटल की इंतजामिया को कह दिया था कि ये मेरे मेहमान हैं। चंद रोज में ही मैंने महसूस कर लिया कि लॉबी में मुसलसल बैठे रहने से उनके चेहरों पर उकताहट तारी होने लगी थी। मैंने उनके लिए अपने होटल में एक फ्लोर पर अपने कमरे के साथ वाला कमरा ले लिया जहां वो आराम कर सकते। काठमांडू में मेरे क़याम के आखिरी दिन तक वो उसी होटल में रहकर मेरी हिफाजत करते रहे। शाम को मरियम ने मुझे फ़ोन पर बताया कि वो मुझे लेने के लिए गाड़ी लेकर आ रही है। मेरे इकरार या इनकार करने से पहले ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। इस तरह के रवैये को शायद अब वो अपना हक समझती थी। अगले रोज़ मैं 11 बजे होटल से बाहर आया तो कई रिक्शे खड़े थे। समझ में नहीं आता था कि भारतीय एजेंट वाला रिक्शा कौन सा था। मैंने एक रिक्शा लिया और उसे शहर की जानिब चलने का कहा। शहर की मेन रोड पर मैंने उसे छोड़ दिया और कुछ देर बाद एक दूसरा रिक्शा लेकर अपने सिफारत खाने चला गया। सफीर साहब ने रुपयों की तकसीम के दौरान खींची गई तस्वीरें दिखाईं। उन्हें इन तस्वीरों में रुपए देते हुए सिर्फ अपनी मुस्कुराहट ही दिखती थी। महाजरों के चेहरों पर फैली हुई बेजारी नहीं जो हर तस्वीर में आया थी। होटल से निकलते वक्त मैंने वहां खड़े सारे रिक्शा ड्राइवरों के चेहरे ज़हन नशीन कर लिए।
दूसरे रोज भी 4-5 रिक्शे खड़े थे, उनमें 2 कल वाले बाकी नए थे। मैंने कल वाले दोनों रिक्शों में से एक रिक्शा लिया और शेर पंजाब रेस्टोरेंट में चला गया। मेरे पीछे दोनों चीनी दोस्त भी थे। हमने रिक्शे छोड़ दिए। 1 घंटा वहां सरदार हरनाम सिंह से गपशप लगाने के बाद मैं बाहर निकला तो सिर्फ एक रिक्शा मौजूद था। ये अजनबी चेहरा था। कुछ दूर पैदल चलकर मैं मेन रोड पर पहुंचा और वहां से रिक्शा लेकर होटल आ गया। कल वाले दोनों रिक्शों में से होटल के बाहर अब सिर्फ एक रिक्शा था। हम होटल के अंदर आ गए जहां मोहसिन मेरा मुंतजिर था। मैंने मोहसिन से कहा कि वो फौरन जाए, बाहर एक रिक्शा खड़ा है, उसे लेकर शेर पंजाब रेस्टोरेंट जाए और 5 मिनट बाद होटल वापस आ जाए। मोहसिन के पीछे पीछे ही मैं बाहर निकला। रिक्शे वाले ने मोहसिन को ले जाने से इनकार कर दिया। वो दूसरे रिक्शों की तलाश में जरा आगे बढ़ा तो मैंने इस रिक्शे वाले से चलने को कहा। वो फौरन रजामंद हो गया। उसने मेरे बगैर कहे पाकिस्तानी एम्बेसी की राह ली। मैंने उसे रोका और कहा कि मुझे बाजार जाना है, वापस चलो। ये सुनकर उसके चेहरे पर बेजारी के असरात फैल गए। हम होटल से बमुश्किल 50 फुट से ही वापस लौट पड़े। मोहसिन और मेरे दोस्त अभी तक सवारी की तलाश में थे। मैंने मोहसिन को अपने साथ बिठा लिया। थोड़े ही फासले पर मैंने रिक्शा फिर रुकवाया और मोहसिन को दुकान पर सिगरेट लेने भेजा। दरअसल मैं चीनी दोस्तों का इंतजार कर रहा था। मोहसिन दुकान से बाहर आया तो दूर से चीनी दोस्त आते दिखाई दिए। हमारे रिक्शे वाला बिल्कुल अनाड़ी था। उसे रिक्शा कंट्रोल करना, खुसूसन मोड़ काटना बहुत दुश्वार हो रहा था। मैंने सोचा कि आज इसे रिक्शा ड्राइवरी की सजा दी जाए। हम 4 घंटे से ज्यादा बिला वजह इधर उधर घूमते रहे। रिक्शा चलाते चलाते वो बेहाल हो रहा था। वापसी पर हम विजय कुमार की दुकान पर उतर गए। मैंने रिक्शे वाले को किराए में जो कुछ दिया वो उसने बगैर किसी बहस के ले लिया। हालांकि मैंने उसे इस तमाम सफर के जायज पैसों से भी आधी रकम दी थी। मेरे चीनी साथी भी हमसे कुछ दूर रिक्शा छोड़कर एक बेकरी में चले गए। विजय कुमार ने मुझे मखसूस रिक्शे से उतरते देख लिया था। उसने बड़ी आव भगत से मेरा खैर मकदम किया। मैं भी बड़ी बेतकल्लुफी से उसे मिला। दुकान के आखिरी गोशे में चंद कुर्सियां पड़ी थीं। हमेशा की तरह हम उन पर जाकर बैठ गए और बातें शुरू कर दी। विजय कुमार अपनी आदत के मुताबिक मेरी हाँ में हाँ मिला रहा था। उसके वहमो गुमान में भी न था कि मैं उसका राज जान चुका हूँ। बज़ाहिर दोस्त, लेकिन दिल में एक दूसरे की जान लेने के दरपे हम दोनों अपने अपने मोहरे बड़ी एहतियात से चल रहे थे। विजय कुमार सोच रहा था कि वो जल्द ही मुझे ज़ेर करेगा, लेकिन वो इस हकीकत से लाइल्म था कि मैंने उसे मात देने का ही नहीं बल्कि पूरी बिसात उलट देने का मंसूबा बना रखा है। 2 घंटे से ज्यादा मैं विजय कुमार के पास बैठा रहा। अब चूंकि मैं उसकी असलियत जान चुका था, इसलिए उसकी जबान से निकलने वाले हर लफ्ज को गौर से सुन रहा था। जितनी रवानी और बेसाख्तगी से वो मुझसे अपनी चाहत और अकीदत का इजहार कर रहा था, कोई बड़े से बड़ा एक्टर भी इसकी गर्द को ना पहुंच सकता। वाकई उसकी सरिश्त में ही लोमड़ी जैसी मक्कारी थी। चाणक्य उनका गुरु था, जिसके कौल गीता के अश्लोकों में ये झूम झूम कर पढ़ते थे। चाणक्य का एक कौल या नसीहत ये भी है कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे कमजोर है तो झपट कर उसे ज़ेर कर लो, और अगर वो तुमसे तगड़ा है तो उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाओ, और जो ही वो तुम्हारी तरफ से जरा गाफिल हो तो पीछे से उस पर वार करो। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, उसी का दिया हुआ दर्स है जिसे हिंदू अपना मजहबी फर्ज जानकर आज तक अमल कर रहे हैं। भारत और नेपाल में क़याम के दौरान विजय कुमार पहला गैर मुस्लिम था जिस पर मैंने एतबार किया, और इस एतबार की वजह उसकी इतनी ऊंचे दर्जे की एक्टिंग थी जिससे मैं भी धोखा खा गया। उसकी आत्मा अब नर्क में हो या स्वर्ग में, उसकी कामयाब एक्टिंग पर मैं आज भी उसे दाद देता हूँ। विजय की दुकान से उठकर मैं अपने होटल वापस आया तो वही रिक्शे वाला अपनी सवारी के इंतजार में खाली खड़ा था। ये ना तो नेपाली था और ना ही उसका लबो लहजा नेपाली था। उसने मुझे प्रणाम किया और पूछा कि कहीं जाना है। मैंने कहा कि आज तो नहीं, अलबत्ता कल 11 बजे पाकिस्तानी सिफारत खाने जाऊंगा। मैंने उसे अपना प्रोग्राम महज इसलिए बताया था क्योंकि अब मैं इस चूहे बिल्ली के खेल से उकता चुका था। अब मेरा पहला शिकार इस रिक्शे वाले ने बनना था। रात को मैं अपने चीनी साथियों के साथ चिंगवा रेस्टोरेंट में गया और मरियम के जरिए चीनी दोस्तों से जहरीली गैस का सिलेंडर मांगा। वो सिलेंडर देकर बाहर चले गए तो मरियम ने मुझसे पूछा कि अगर फिर मार धाड़ का काम करना है तो मैं ये काम चीनियों के जरिए क्यों नहीं करवाता। वो दरअसल पुरसुकून जिंदगी के ख्वाब देख रही थी और चाहती थी कि मैं इस खून खराबे की दलदल से बाहर निकल आऊं। मैंने उसे कहा कि अब ज्यादा वक्त नहीं है और सिर्फ सामने आए हुए चंद दुश्मनों को खत्म करना है, उसके बाद मैं खुद भी पुरअमन जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद हूँ। काठमांडू में मुझे जिंदा रहने के लिए उन्हें हलाक करना जरूरी है। जो ही मुझे महकमे ने वापस बुलाया, मैं उसे लेकर सुकून और अमन की वादियों में चला जाऊंगा।
चीनी साथी मेरे लिए 2 मजीद सिलेंडर लेकर वापस लौटे। हर सिलेंडर 10 अफराद के लिए काफी था और गैस के मौसर होने की ज्यादा से ज्यादा 3 फुट की रेंज थी। मैंने एक सिलेंडर मरियम के पास छोड़ा और वापस होटल लौट आया। चीनी दोस्त भी मुझे होटल छोड़कर अपनी रिहाइश गाह पर चले गए। अगले दिन ठीक 11 बजे मैं होटल से बाहर आ गया। वहाँ कई रिक्शे खड़े थे। मुझे निकलते देखकर वो मखसूस रिक्शे वाला आगे बढ़ा। मैंने उसके रिक्शे के पास खड़े होकर सिगरेट निकाले और जलाने में इतना वक्त लगाया जिसमें मेरे चीनी दोस्त भी दूसरा रिक्शा ले लें। मेरी जैकेट की एक जेब में पिस्टल और दूसरी में सिलेंडर था। प्रोग्राम ये था कि मेरा रिक्शा रुकने के 20 सेकंड बाद वो मुझे पास करते हुए मुझसे पिस्टल और सिलेंडर लेकर आगे बढ़ जाएंगे और पाकिस्तानी सिफारत खाने के पास मेरा इंतजार करेंगे। सीधी सड़क पर दूर भारतीय सिफारत खाने के लोहे की सलाखों वाले खुले दरवाजे दिखाई दे रहे थे। रिक्शा ड्राइवर अपनी कामयाबी को इतना करीब देखकर अपनी पूरी ताकत से रिक्शा चला रहा था। मैंने सिलेंडर जेब से निकालकर हाथ में रख लिया और रिक्शे वाले की कमर पर टहुका दिया। जो ही उसने गर्दन फेरी तो मैंने उसके चेहरे पर गैस छोड़ दी। गैस उसके नथनों में घुसी तो वो लड़खड़ाया और चलता रिक्शा डोलने लगा। इससे पहले कि रिक्शा उलट जाता मैं छलांग मारकर सड़क पर आ गया। एन उसी वक्त चीनी साथियों का रिक्शा मेरे नजदीक पहुंच गया। मेरा रिक्शा उलट चुका था जिसके साथ ही रिक्शा ड्राइवर का बेजान जिस्म पड़ा था। चीनी साथियों का रिक्शा ड्राइवर ये मंजर देखकर रुका और इस दौरान मैंने सिलेंडर और पिस्टल उन्हें दे दिया और उन्होंने अपना रिक्शा ड्राइवर को आगे बढ़ने का कहा। इस दौरान वहां सड़क के दोनों जानिब आने वाले रिक्शे रुकने लगे और 2-3 कारें भी वहां आकर ठहर गईं। सब यही समझे थे कि बेचारा ड्राइवर रिक्शे को कंट्रोल न कर सका। रिक्शा उलट गया और ड्राइवर उसके नीचे आकर बेहोश हो गया। दूसरे रिक्शा ड्राइवरों ने उसके रिक्शे को सीधा किया और ड्राइवर की हथेलियों और तलवों पर मसाज करने लगे। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि ये शख्स मर चुका है। मैंने अपनी एम्बेसी की जानिब जाने वाली एक गाड़ी से लिफ्ट मांगी और भारतीय सिफारत खाने के सामने से गुजरते हुए पाकिस्तानी सिफारत खाने के करीब उतर गया। गाड़ी का मालिक कोई नेपाली था और अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में अफसोस कर रहा था कि गुर्बत के मारे हुए ये ड्राइवर अपनी हिम्मत और ताकत से ज्यादा काम लेने के बायस चढ़ाई पर अक्सर इसी तरह बेहोश हो जाते हैं। भारतीय सिफारत खाने के खुले मेन गेट के अंदर 10-15 अफराद खड़े थे और उन सब की निगाहें उस रिक्शा ड्राइवर की लाश पर थीं, जिसे होश में लाने के लिए कई लोग उसके जिस्म पर मसाज कर रहे थे। पाकिस्तानी सिफारत खाना बंद होने तक मैं वहीं रहा और वापसी पर बजाय अपने होटल आने के मैंने चिंगवा रेस्टोरेंट का रुख किया। हम सबका भूख से बुरा हाल हो रहा था। मरियम ने मेरे लिए खास तौर पर प्रॉन पकोड़े और चीनी साथियों के लिए नूडल्स बनवाए। हमने सैर होकर खाना खाया। चीनी दोस्तों ने मेरा पिस्टल और सिलेंडर मुझे वापस किया। मैंने उन्हें अगले दिन 10 बजे आने का कहा, लेकिन उन्होंने मुझे होटल छोड़ने तक वहीं रहने पर इसरार किया। रात को 9 बजे मैं अपने होटल वापस आया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। हम मज़ीद कहानियाँ लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।